Well, this video contains explanation of the third point for improvement of agriculture after independence of India by the policymaker, and that is the Green Revolution. And this is the most important point for making India self-sufficient in production of greenery by the use of high-yielding varieties of seeds, by using some modern technologies, by using fertilizer. India had improved the production in very large amount, and today we are self-sufficient in the production of food grains here. Let's start the green revolution. At independence, about 75% of country's population was dependent on agriculture. इंडिपेंडेंस पे लगभग इंडिया की जो 75% पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंड करती थी? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी वो. Productivity in the agricultural sector was very low because of the use of old technology and the absence of required infrastructure for the vast majority of farmers. यानी जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत लो थी, क्योंकि अभी भी जो किसान थे वो क्या कर रहे थे? एक ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, और दूसरा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ज़्यादातर फार्मर्स के लिए ताकि उसे यूज़ करके और इम्प्रूव कर सके. यानी उसमें जो हमारे पास में जितनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी वो सही नहीं थी, ठीक है, जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो सही नहीं था उस टाइम पे. तो इंडियाज़ एग्रीकल्चर वाइटली डिपेंड्स ऑन द, जो इंडिया की एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड कर रही थी? ऑन मॉनसून. किस पे डिपेंड कर रही थी वो? मॉनसून. एंड इफ द मॉनसून फेल शॉर्ट, द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस दे हैव एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटीज विच वेरी फ्यू हैड, कि वो इरिगेशन फैसिलिटी जो बहुत कम लोगों के पास थी. यानी जो किसान थे वो किस पे डिपेंड करते थे इंडिया के? मॉनसून के ऊपर. अगर मॉनसून क्या हुआ, कम रहा या लेट हुआ, तो फार्मर्स के ऊपर मुसीबत आ जाती थी. तो इसीलिए जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी सिर्फ वही लोग कामयाब हुए जिसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी. और जैसे जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होनी शुरू हुई वैसे वैसे एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन था वो भी इम्प्रूव होना शुरू हुआ. लेकिन क्योंकि अभी भी फैसिलिटीज़ नहीं थी उस टाइम पे, तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था. द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रिवोल्यूशन. और जो स्टैग्नेशन था, यानी जो ये ठहराव था एग्रीकल्चर में, जो कॉलोनियल रूल की वजह से आया था, उसे किसने तोड़ा? ग्रीन रिवोल्यूशन ने ब्रेक किया उसको पूरी तरीके से. यानी कि जो मेन रोल प्ले किया ग्रीन रिवोल्यूशन ने, उसने एग्रीकल्चर की सूरत को पूरी तरह से इंडिया के अंदर बदल के रख दिया था. दिस रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस. तो ये क्या बताता है जो ग्रीन रिवोल्यूशन है? यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. मेन क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन? कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, किसकी हेल्प से? हाई यील्डिंग वैरायटी की यूज़ करने के बाद. तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं. और स्पेशली ये व्हीट और राइस की जो वैरायटी थी उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया गया. यानी वैरायटी मतलब जो प्रोडक्शन था उसे इंक्रीज करने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ किए गए. The use of these seeds required the use of fertilizer and pesticide in the correct quantities as well as regular supply of water. The application of these inputs in correct proportion is vital. कि अब ये क्या किया कि जो यूज़ था सीड्स का, उनको एक बेहतर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी और पेस्टिसाइड्स की. फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है वो एक्स्ट्रा देते हैं उसके अंदर. और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट होते हैं, यानी कीड़े फसल को ना खा जाएं, उसको रोकने के लिए पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है. उन्हें डेड कर दे, तो अगर वो लीव्स खा जाएंगे तो जो प्रोडक्शन होगा वो अपने आप डिक्रीज हो जाता है. तो इसके अलावा रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर था, फर्टिलाइज़र. तीन चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं कि इन सीड्स को, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे उसको फर्टिलाइज़र चाहिए था, पेस्टिसाइड चाहिए था, और जो रेगुलर सप्लाई थी वाटर की वो चाहिए थी. और इन तीनों का जो इनपुट था वो उनके लिए वाइटल था. अगर वो सही समय पे मिल गया तो क्या हुआ? जो प्रोडक्शन था उनका वो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो रहा था इन सब वैल्यूज के अंदर. तो इसलिए जो हाई यील्डिंग वैरायटी थी या ग्रीन रिवोल्यूशन था उसका जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा रहा.
The farmers who could benefit from HYV seeds required reliable irrigation facilities as well as the financial resources to purchase fertilizer and pesticide. अब जो फार्मर्स है जिन्हें हाइल्डिंग वैरायटी सीड से बेनिफिट लेना था, एक तो उन्हें ये रेगुलर फैसिलिटीज चाहिए थी किसकी, इरिगेशन की। दूसरा कोई ना कोई पैसा चाहिए था उन्हें ताकि वो क्या खरीद सकते थे, वो जितना भी फर्टिलाइज़र है या पेस्टिसाइड्स है उसे खरीद सके। तो ऐसे रिजल्ट इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन approximately mid 1960s up to mid 1970s, the use of high yielding variety seeds was restricted to the more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu। ठीक है, ये जो फर्स्ट फेज थी कौन सी, 1960 से 1970 तक फर्स्ट फेज माना गया ग्रीन रिवोल्यूशन का। तो उस टाइम पे जो हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स था वो सिर्फ यही 2-3 जो राज्य थे इंडिया के उन्हीं के अंदर अप्लाई करते थे, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश हैं और तमिलनाडु है, इन्हीं के अंदर उन हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया जाता था। अब पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी वो ज़्यादा बेहतर थी। पंजाब का मतलब तो वैसे ही कि वहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए क्योंकि वाटर सप्लाई काफ़ी हद तक बहुत बेहतर थी, तो इसलिए जो हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स से वो कहाँ पे बेहतर फल फूले, इन 3 स्टेट्स में शुरू में फर्स्ट फेज में। देन फर्दर द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्राइमरीली बेनिफिटेड द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। और प्राइमरीली यानी शुरुआत में जो व्हीट ग्रोइंग रीजन्स थे उन्हें बेनिफिट मिला हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से। देन in the second phase of the green revolution mid 1970s to mid 1980, जो सेकेंड फेज था वो 1970 से 1980 में आया। द हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी spread to a larger number of states and benefited more variety of crops। कि जो हाइल्डिंग वैरायटी है वो और भी ज़्यादा स्टेट्स में हुई और ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में भी लगने लगी हो, यानी सिर्फ वीट से हटके और भी जो हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स हैं वो आने लगे मार्केट के अंदर। देन द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। इंडिया नो लॉन्गर हैड टू बी एट द मर्सी ऑफ अमेरिका और एनी अदर नेशन फॉर मीटिंग इट्स फूड रिक्वायरमेंट। तो ग्रीन रिवोल्यूशन ने इंडिया को इतना काबिल बना दिया कि वो अपने फूड ग्रेन्स को खुद ही प्रोड्यूस कर सके अपने पीपल के लिए, और अब उसे अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता था उन फूड ग्रेन्स के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर। एंड ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट इज़ इम्पोर्टेंट बट इट इज़ नॉट इनफ। जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो क्या था, इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, लेकिन काफ़ी नहीं था। इतना इम्प्रूवमेंट महत्वपूर्ण तो था लेकिन काफ़ी नहीं था सभी के लिए। इफ़ अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस इंक्रीजेस, अगर ज़्यादातर जो प्रपोर्शन है इसका वो इंक्रीज कर रहा है किसको, कंज्यूम बाय द फार्मर्स देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, द हायर आउटपुट विल नॉट मेक मच ऑफ ए डिफरेंस इन द इकोनॉमी एज ए होल। अब क्योंकि अगर ज़्यादातर हाई यील्डिंग वैरायटी है, मान लीजिए प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन किसान उसे फिर भी अपने लिए रख लेता और मार्केट में नहीं बेचेगा, उसे मार्केट में नहीं लाएगा, तो आउटपुट का कोई बेनिफिट नहीं होगा। And if on the other hand a substantial amount of agricultural produce is sold in the market by the farmers, the higher output can make a difference in the economy। और अगर कुछ हिस्सा सिर्फ इतना रख ले अपने पास में वो किसान की ताकि वो यूज़ कर सके उसे, और उसका ज़्यादातर जो हिस्सा अगर मार्केट में दे दे तो मार्केट का जो आउटपुट है तभी हमें उसका बेनिफिट होगा। क्योंकि एक ही किसान है, अगर उसने मान लीजिए सारा ग्रेन्स अपने पास रख लिया तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए मार्केट में लाना भी जरूरी था उस आउटपुट को। द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। और वो पोर्शन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो फार्मर मार्केट में बेचता था उसे क्या बोला गया, मार्केटेड सरप्लस बोला गया। ठीक है, यानी जितना उसका खर्च है उसे रखे और जो बचा हुआ ग्रेन है उसे मार्केट में बेचते उसे क्या बोल देते हैं हम, मार्केटेड सरप्लस बोला जाता है। अ गुड proportion of the rice and wheat produced during the Green Revolution period available as marketed surplus
was sold by the farmers in the market। और जो गुड प्रपोर्शन था राइस का, यानी काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो राइस और व्हीट जो प्रोड्यूस कर रहे थे हम, अब किसानों ने जो थे उसे क्या किया, मार्केटेड सरप्लस के लिए जो अवेलेबल था उसे जो फार्मर थे मार्केट में बेचना शुरू कर दिया उन्होंने उस फूड को, ये फूड ग्रेन्स को। As a result, the price of food grains declined relative to other items of consumption। और इसी रिजल्ट से जो प्राइस था फूड ग्रेन का वो क्या हुआ, घटना शुरू हो गया। ठीक है, जो दूसरा आइटम थे कंजप्शन उसके मुकाबले में फूड ग्रेन सस्ता होता चला गया। द लो इनकम ग्रुप हु स्पेंड ए लार्ज, जो लो इनकम ग्रुप थे जिसे सबसे ज़्यादा जो लार्ज परसेंटेज थी उनकी इनकम की वो किस पे खर्च करनी थी, फूड के ऊपर। देयर इनकम ऑन फूड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन रिलेटिव प्राइसेस। तो उन्हें इसका फ़ायदा हुआ कि वो लो इनकम ग्रुप जिन्हें ज़्यादातर सिर्फ खाने पे खर्च करते थे वो लोग, तो सस्ता होने से खाना उन्हें बेनिफिट हुआ सीधा। Then the Green Revolution enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food shortage। तो अब जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसने गवर्नमेंट को इतना काबिल बना दिया कि वो जो फूड ग्रेन्स है उन्हें स्टॉक बना के रख सके, ताकि अगर फूड की शॉर्टेज हो कभी तो उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो While the nation had immensely benefited from the green revolution, कि जो नेशन था उसे फ़ायदा हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन से, द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व वाज नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो भी रिस्क से फ्री नहीं थी। ये देखिए, अगर हाई यील्डिंग सीड यूज़ कर रहे हैं और आपको फर्टिलाइज़र ना अवेलेबल हो, आपको जो पेस्टिसाइड ना अवेलेबल हो और समय पे पानी ना मिले, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क था ही। तो जो रिस्क हैं वो कर रखे आप एक्सप्लेन। देन वन सच रिस्क वाज द पॉसिबिलिटी दैट इट वुड इंक्रीज द डिस्पेरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, सिंस ओनली द बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स, देयर बाई रीपिंग मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो सबसे पहला रिस्क क्या था कि मान लीजिए अब ये सब चीज़ें चाहिए, फर्टिलाइज़र है या पेस्टिसाइड है या कल्टीवेशन सिस्टम है, उस सब के लिए जो किसान थे पहले ही गरीब और अमीर थे। अगर गवर्नमेंट हेल्प ना करे छोटे किसानों की, तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसका फ़ायदा सिर्फ जो बड़े किसान थे उन्हीं को होना था, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज पैसा था ताकि वो इन रिसोर्सेज को खरीद सके और यूटिलाइज कर सके। The second is, moreover, the high yielding variety crops were also more prone to attack by pests, and the small farmers who adopted this technology could lose everything in pest attack। दूसरा क्या था कि मान लीजिए कहीं पे जो पेस्ट थे, जैसा ग्रास होपर होता है, अब वो अचानक से बहुत बड़े लार्ज नंबर में आते हैं और क्रॉप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो अगर पेस्टिसाइड नहीं अवेलेबल है तो पेस्ट क्या होगा, क्रॉप को खा जाएगा पूरी तरीके से। और पेस्ट अटैक होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, फिर डिक्लाइन हो जाएगा इसके अंदर। तो फॉर्चुनेटली दीज फियर्स डिड नॉट कम ट्रू बिकॉज द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जो ये रिस्क थे, जो स्टेप्स थी, वो इस जो फूड रिवोल्यूशन है उसके भी आड़े नहीं आए, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने ये स्टेप्स ले लिए थे। यानी वो क्या थी, लोगों को पैसा प्रोवाइड कर रही थी और ये रिसोर्सेज ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेलेबल हो सके। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स एंड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर सो दैट स्मॉल फार्मर्स कुड ऑल्सो हैव एक्सेस टू द नीडेड इनपुट्स। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो सस्ता लोन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया बहुत ही कम ब्याज के ऊपर, और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर थे उसे सब्सिडाइज रेट पे मिला। सब्सिडाइज मतलब कि जो मार्केट रेट है उससे कम पे उसे देगा वो। ठीक है, सिंस द स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट्स, द आउटपुट्स ऑन स्मॉल फार्म्स इक्वल्ड द आउटपुट ऑन लार्ज फार्म्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। अब क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स थे उन्हें जो रिक्वायर्ड इनपुट था वो मिला, तो आउटपुट जो था स्मॉल फार्मर्स के लिए वो भी जो बड़े फार्मर्स थे उनके बराबर हुआ समय के साथ। एज ए रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट हुआ, द ग्रीन रिवोल्यूशन बेनिफिटेड द स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स। जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसने छोटे से लेके और जितने भी अमीर से अमीर फार्मर्स थे उन सब के ऊपर क्या किया, बेनिफिट करना शुरू कर दिया उन सबको।
The risk of the small farmers being ruined when pests attacked their crops was considerably reduced by the services rendered by research institute established by the government. ठीक है, जो रिस्क था कि पेस्ट जो थे हमला कर देते थे क्रॉप के ऊपर, अब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे उन्होंने ऐसे पेस्टिसाइड बनाने शुरू किए ताकि वो पेस्ट को कंट्रोल कर लें, तो इससे भी जो प्रोडक्शन था वो बेहतर होना शुरू हुआ और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनका जो आउटपुट था वो भी मेंटेन रहा फिर. You should note that the Green Revolution would have favored the rich farmers only if the state did not play an extensive role in ensuring that the small farmers also gains from the new technology. तो ग्रीन रिवोल्यूशन ने, आपने देखा कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो सिर्फ अमीर लोगों को ही फेवर कर सकता था. अगर स्टेट ने कुछ फैसले न लिए होते, जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो सर्विसेज हैं वो स्मॉल फार्मर्स को अगर प्रोवाइड ना की होती, जैसे सस्ता लोन देना, पेस्टिसाइड अवेलेबल कराना, सब्सिडाइज रेट पे उसे फर्टिलाइज़र अवेलेबल कराना, तो ये टेक्नोलॉजी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी. दिस इज़ द ग्रीन रिवोल्यूशन पॉइंट.